हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में एक देश है सीरिया, जिसका टोटल एरिया 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और वर्ल्ड की 87th लार्जेस्ट कंट्री है। और सीरिया का बॉर्डर 5 कंट्रियों के साथ मिला हुआ है। नॉर्थ में है तुर्की, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में है इराक, साउथ में है जॉर्डन, साउथ वेस्ट में है इजराइल और वेस्ट में है लेबनान और मेडिटेरियन सी। इतिहास का सबसे लंबा सिविल वॉर भी सीरिया में ही चला, जो जनवरी 2011 से लेकर जनवरी 2025 तक अभी तक चल ही रहा है। 14 साल से चल रहे इस सिविल वॉर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यही नहीं, कभी के शहरों में अच्छी खासी रौनक रहा करती थी, जो आज पूरे के पूरे शहर बर्बाद होकर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इस देश के शहरों का ये हाल हुआ, जहां दूर दूर तक अब केवल सन्नाटा ही पसरा हुआ है? किस तरह वहां के डिक्टेटरशिप का तख्ता पलट हुआ, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। उन्नीस 18 से पहले ये देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर के हारने के बाद यूरोपियन देश इस वॉर को जीत जाते हैं और वो इसके सारे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं, जहां सीरिया आ जाता है फ्रांस के अंडर में। और फिर 1918 से लेकर 1946 तक यहाँ काफी प्रोटेस्ट होते आए हैं, तब जाकर सीरिया को फ्रांस से आजादी मिलती है। और आजादी मिलने के साथ सीरिया में प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सीरिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 74% पॉपुलेशन यहाँ सुन्नी इस्लाम की है, करीब 16% शिया इस्लाम की है और 10% क्रिश्चियन की है। अब यहाँ 16% शिया मुस्लिम में 12% लोग एलावाइट हैं। अब ये एलावाइट लोग एक और रिलीजियस को बिलोंग करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग शिया इस्लाम से बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग शिया मुस्लिम ही हैं। इसके अलावा कुछ अरब लोग और कुछ कर्ड्स भी वहाँ पर हैं। सीरिया के आजाद हो जाने के बाद वहाँ की सत्ता सुन्नी अरब के जमींदारों के हाथ आ जाती है और ये लोग बाकी लोगों को पावर में नहीं आने देते। और फिर इसके विरोध में अरब सोशलिस्ट बाथ पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट में आने लगती है। ये एक सर्कुलर और सोशलिस्ट पार्टी थी, इसलिए इसमें ज्यादातर स्टूडेंट, मिनोरिटीज एंड यंग आर्मी के ऑफिसर इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि मार्च 1963 में बाथ पार्टी के सपोर्टर्स के हाथ पावर आ जाती है और फिर इसके बाद पार्टी में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं। और फिर नवंबर 1970 को जनरल हाफिज अल असद पावर में आ जाते हैं। 1971 में ये सीरिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सीरिया में डिक्टेटरशिप लॉ ले आते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, शिया और सुन्नी जैसे देश में ये खुद एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। ये एक एलावाइट थे, पर फिर भी जनता में बहुत फेमस थे, क्योंकि इन्होंने सीरिया को इकोनॉमी से लेकर स्टूडेंट और मिलिट्री तक को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। देश के लिए इन्होंने काफी बेहतर काम भी किए थे, पर पावर में रहने के लिए ये अपने ऑपोजिशन वालों के खिलाफ काफी क्रूर भी थे। जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलता था उसे दबा दिया जाता था। जैसे 1982 में हाफिज अल असद के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होता है तो इनकी मिलिट्री 20,000 लोगों को मार डालती है। इसे 1982 का हामा मासेकर के नाम से भी जाना जाता है। टाइम बीतने के साथ साथ हाफिज काफी बीमार भी रहने लगे थे और इनके बड़े बेटे बासिल अल असद प्रेसिडेंट की रेस में सबसे आगे होते हैं और जल्द ही उनको नए प्रेसिडेंट के रूप में चुन भी लिया जाता है। पर 1984 में एक कार एक्सीडेंट होता है और इनकी मौत हो जाती है। हाफिज के छोटे बेटे बसाद अल असद उस समय लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। वीडियो में आगे अगर मैं डॉक्टर नाम लेता हूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं बसर अल असद की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीरिया में लोग इन्हें डॉक्टर साहब कहकर भी बुलाते थे। बसाद एक आइज स्पेशलिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे और तभी उन्हें वापस सीरिया बुला लिया जाता है और इसी बीच इनके पिता हाफिज की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। But after a brief opening, the old guard clamped down again. Many Syrians think Britain's optimism about the young president is misplaced. फादर के गुजर जाने के बाद इन्हें सीरिया का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। There was hope for political change in Syria when Bashar al-Assad inherited power in 2000 after the death. But apart from some economic reforms, he differed little from his father's 30-year tough rule. The young Assad wasn't originally meant to take power. He was studying to become an eye doctor in 4 so that he could be eligible for office. और इसके लिए सीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी बदल दिया जाता है। सीरिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए 14 की एज चाहिए होती है, जिसे घटाकर 34 कर दिया गया, क्योंकि इनकी उम्र 34 ही थी। अब राजनीति का इन्हें बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था।
इनके पिता सीरिया को एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी के रूप में चलाते थे, जिसमें ग्रेजुएट के बाद नौकरी, फ्री पब्लिक सर्विस और गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था। पर धीरे धीरे डॉक्टर साहब ने ये सारी सुविधाएं देनी बंद कर दी, क्योंकि हाफिज के राज में उन्हें डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी। पर ये सारी सुविधाएं अब धीरे धीरे खत्म होने लग रही थी और फिर 2006 में सीरिया में एक भयंकर अकाल आ जाता है। लगातार 4 साल तक चले इस अकाल में सीरिया की 60% लैंड रेगिस्तान बन जाती है। विशेषज्ञ इस अकाल के पीछे क्लाइमेट चेंज को बताते हैं और अब सीरिया में धीरे धीरे लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। महंगाई बढ़ने लगती है, लोग बेरोजगार होने लगते हैं और जो ऑयल रिजर्व थे वो भी अब खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। लोग जब बेरोजगारी से परेशान हो जाते हैं तो उनका जीना मुश्किल और भी ज्यादा हो जाता है। तो लोगों में बशार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है और फिर लोग बशार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान 17 दिसंबर 2010 तुनीशिया देश में एक इंसिडेंट होता है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को बदल कर रख देता है। तुनीशिया की एक सिटी में एक सब्जी बेचने वाला लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी। ये लड़का वहां पर सड़क किनारे सब्जी बेचने का काम किया करता था और एक दिन एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है इस जुर्म में, क्योंकि इसके पास सब्जी बेचने का परमिट नहीं था। वो लड़का इसकी शिकायत करने के लिए उस सिटी के गवर्नर के पास जाता है, पर गवर्नर की बिल्डिंग के अंदर उसे घुसने नहीं दिया जाता, उसे वहां से भगा दिया जाता है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सड़क पर आकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वहां पर खड़े कुछ लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो इतना वायरल होता है कि इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाता है और ये सब हो जाने के बाद लोग वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा कि तुनीशिया के डिक्टेटर बिन अली की गवर्नमेंट गिर जाती है और इस तरह से प्रोटेस्ट की एकता को देखकर इजिप्ट के लोग भी प्रभावित हो जाते हैं और फिर वहां पर भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर वहां भी हुसैनी मुबारक की जनवरी 2011 में सरकार गिर जाती है। अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने की ये आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगती है और फिर इसके बाद लीबिया के डिक्टेटरशिप मुनार गद्दाफी की भी सरकार गिर जाती है। प्रोटेस्ट के दौरान वहां के लोग उन्हें एक नाले में से पकड़कर मार डालते हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट अब पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में अपने डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, सूडान, ओमान, इन सभी देशों में प्रोटेस्ट देखने को मिलने लगते हैं। इस मूवमेंट को अरब स्प्रिंग नाम दिया जाता है। इन सभी देशों के प्रोटेस्ट के पीछे एक ही कॉमन वजह थी, लगातार देश की हालत खराब होना और लगातार करप्शन का बढ़ना। और ये वही समय था जब सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर देखने को मिले और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को एक जरिया मिला अपना गुस्सा निकालने का। किसी भी देश में एक छोटा सा इंसिडेंट पूरी दुनिया में आराम से फैलाया जा सकता है। बशार अल असद नहीं चाहते थे उनका भी यही हाल हो मिडिल ईस्ट के और देशों की तरह। यहाँ बशार अल असद सीरिया के आसपास के देशों में प्रोटेस्ट को देखते हुए कहते भी हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट सीरिया में नहीं हो सकते। लेकिन 6 मार्च 2011 को सिचुएशन कुछ बदल जाती है। सीरिया में एक छोटा सा शहर है डेरा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्कूल की दीवारों पर एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, इजाक इल दौर या डॉक्टर, जिसका मतलब होता है नाउ योर टर्न डॉक्टर, यानी अब तुम्हारा नंबर है डॉक्टर। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, बशार लंदन गए थे अपने डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, तो इसलिए वहां के लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहकर भी बुलाते थे और बशार अपने खिलाफ किसी भी तरह का प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अब उन स्टूडेंट्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ये छोटी सी गलती उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है, जो कि पूरे सीरिया को बदल कर रख देगी। सीरिया की सीक्रेट पुलिस उन सभी स्टूडेंट्स को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है, यहाँ तक कि उन बच्चों के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल किया जाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद उन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो एक सरकारी ऑफिसर उन्हें यह कहकर भगा देता है कि इन बच्चों को तो तुम भूल जाओ और बच्चे पैदा कर लो, और अगर बच्चे पैदा करने नहीं आते तो अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ जाओ, हम बच्चे पैदा करके देंगे। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स और पड़ोसी जेल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस प्रोटेस्ट को देखते हुए उन बच्चों को छोड़ तो देती है, पर वो सारे बच्चे अधमरी हालत में होते हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने के बाद वो बच्चे चलने तक की हालत में नहीं थे, यहाँ तक कि उनके हाथ पैरों के उंगलियों के नाखून और पलकों के बाल तक नोचे हुए थे। बच्चों की ये हालत देखकर पेरेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखकर शहर में और भी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और दिन बीत जाने के साथ साथ ये प्रोटेस्ट और भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते इस तरह के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए
जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं और सीरियन आर्मी को भेज देते हैं, जिस वजह से वहां पर गोलीबारी होती है और 4 लोग मारे जाते हैं। अब ये आग पूरे देश में सोशल मीडिया के थ्रू फैल जाती है। बशर्ते इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल होते देख टैंक्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को सड़कों पे उतार देते हैं। इसमें और 15 लोगों की जान चली जाती है। अब इन प्रोटेस्ट में लोगों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है और अब ये भी खबर आने लगती है कि सीरियन आर्मी ने प्रोटेस्टरों पर गोली चलाने से मना कर दिया है। सीरियन आर्मी के अंदर ही रिबेलियन शुरू हो जाता है, इसलिए सीरियन आर्मी अपने ही सोल्जर्स पर गोली मारने लगी। जुलाई आते आते इतने सोल्जर्स सीरियन आर्मी को छोड़ चुके थे कि उन्होंने सीरियन आर्मी के खिलाफ एक अलग आर्मी बना ली, द फ्री सीरियन आर्मी। अब इन फ्री सीरियन आर्मी को प्रोटेस्टरों का भी सपोर्ट मिलने लगा था। अब इन सीरियन आर्मी और प्रोटेस्टरों का एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह इस डिक्टेटरशिप को यहाँ से हटाओ। और कुछ जगहों पर तो सीरियन आर्मी असद आर्मी को वहां से खदेड़ देती है और अपना कब्जा जमा लेती है और यहीं से शुरुआत होती है सीरिया में सिविल वॉर की। फ्री सीरियन आर्मी और प्रोटेस्टर मिलकर एक आर्मी बना लेते हैं। इसका नाम सीरियन नेशनल कोलिशन यानी SNC था। अपने आप को गवर्नमेंट में एक्सिल घोषित कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है अब सीरिया की सरकार हम हैं। और फिर इन्हें सपोर्ट मिलता है अमेरिका, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब जैसे बड़े देशों से, जो इन्हें रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। 2012 में सीरिया के प्राइम मिनिस्टर रियाद हाजिब भी इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और वो भी इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आने लगती है। ये प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे धर्मों को लेकर शुरू होने लगते हैं। शुरू में ये प्रोटेस्ट किसी धर्म या ग्रुप के खिलाफ नहीं था, तब केवल ये असद गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। अब असद भी एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के लोगों को ज्यादा जगह दे रखी। अब सीरिया में ज्यादा सुन्नी मुस्लिम थे, तो इसलिए अब ये लड़ाई धीरे धीरे सुन्नी वर्सेस अदर माइनॉरिटी के लोगों के साथ शुरू हो जाती है। अब ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाकी के देश भी आग में घी डालने का काम करने लगते हैं। अब तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के देशों ने सीरिया के रेबल्स का साथ देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पैलेस्टीन में जो हमास ग्रुप है उसने भी असद का साथ छोड़ दिया और रेबल्स का साथ देना शुरू कर दिया। इन सब के सपोर्ट करने की पीछे की वजह थी ये सारे देश सुन्नी मुस्लिम थे। अब असद को सपोर्ट करने आते हैं ईरान जैसे बड़े देश, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप जो शिया मेजोरिटी से हैं। और अब ये देखते हुए अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अमेरिका जैसे बड़े देश रेबल्स जो कि फ्री सीरियन आर्मी का ग्रुप था उनके साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ रशिया असद का साथ देना शुरू कर देते हैं और फिर यूएन में सीरिया के खिलाफ पॉलिटिकल ऑक्टेन्स क्रैकडाउन को लेकर कई प्रपोजल लाए जाते हैं, पर रशिया और चाइना जैसे बड़े देश वीटो कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप की और एंट्री होती है, वो है ISIS। दरअसल 2015 में जब ये सब चल रहा था तब अलकायदा के लोग ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे और एक मौके की ताक में बैठे हुए थे। और उनको ये मौका मिला तब जब अमेरिका ने सीरियन आर्मी को हथियार देने से मना कर दिए, ये कहकर कि ये हथियार एनिमीज के हाथ लग सकते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर असद सरकार ने फ्री सीरियन आर्मी और रिबेल्स के ठिकानों पर मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया। इसी दौरान सीरिया में केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दूसरे देशों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना सख्त मना है। यूनाइटेड नेशन के इंस्पेक्टर सीरिया जाते हैं और प्रूफ करते हैं सीरिया सरकार ने अपने ही लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। और उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट कहते भी हैं कि ये एक रेड लाइन थी जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए था। On the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around. जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इस रेड लाइन को क्रॉस करने का मतलब है अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा। इधर ISIS ने लगभग पूरे सीरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने ज्यादातर कल्चरल साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इनके द्वारा किए गए क्राइम इतने ज्यादा खतरनाक थे, इतने ज्यादा भयानक थे कि दुनिया के सारे देश इनके खिलाफ हो गए। तब जाकर अमेरिका सीरिया में अपनी आर्मी भेज देता है। दूसरी तरफ रशिया भी बशर सरकार को सपोर्ट करने लगती है। अब जरा सोच कर देखिए, एक ही देश में सारे दुश्मन देश लड़ रहे हैं। जहां यूएसए रशिया के खिलाफ है, रिबल्स को सपोर्ट कर रहा है, रशिया असद को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ पर ये दोनों देश ISIS के खिलाफ भी लड़ रहे हैं।
असद को कर्ड्स का भी सपोर्ट मिल रहा होता है, पर कर्ड्स की बढ़ती ताकत देख तुर्की को रास नहीं आती है। उसकी कर्ड्स के साथ पुरानी लड़ाई है, पर कर्ड्स को अमेरिका का भी सपोर्ट मिल रहा होता है, तो तुर्की अमेरिका के खिलाफ हो जाता है। तो आप जरा अब सोच कर देखिए यहाँ के लोग किस तरह से जी रहे होंगे। इसलिए हमें 2012 से लेकर 2017-18 तक भयानक तस्वीरें देखने को मिलती थी। अब ISIS के क्राइम को देखते हुए ज्यादातर देश इसके खिलाफ भी खड़े हुए थे, तो अब इन सब की लड़ाई ISIS से खिलाफ हो जाती है और फिर धीरे धीरे ISIS का इन्फ्लुएंस सीरिया के अंदर कम होने लगता है। 2019 आते आते लगभग IS खत्म हो जाता है। अब सीरिया में सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था 2022 आते आते, तो यहाँ पर कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाता है। इसके बाद 2023 में शुरू होती है इजराइल पैलेस्टीन वॉर, जिसमें हिजबुल्ला और ईरान जुड़ जाते हैं और हिजबुल्ला के पास फाइटर्स की कमी हो जाती है, तो वो सीरिया से अपने फाइटर्स को वापस बुला लेता है। इन दो वॉर की वजह से जो असद को सपोर्ट था रशिया और ईरान का, वो अपनी लड़ाइयों में बिजी हो जाते हैं। इन दो वॉर की वजह से असद को जो सपोर्ट था ईरान और रशिया का, वो अपनी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं और इसी लड़ाई के चलते पता नहीं क्यों बशद सरकार 27 नवंबर 2024 को रिबल्स के एक ग्रुप पर गोलियां चलवा देती है। जवाब में रिबल्स जवाबी हमला करना शुरू कर देते हैं और ये आग इनमें फिर से सुलगने लगती है और देखते ही देखते ये रिबल्स पूरे सीरिया के शहरों पर अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे कि बशद को अब ईरान और रशिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी मिलिट्री तो दूसरे देशों के साथ उलझी हुई है। इसी बीच रशिया कुछ सपोर्ट करता भी है रेबल्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके, पर ये काफी नहीं था। रशिया की इस तरह की एयर स्ट्राइक से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं था और असद रेबल्स के आगे बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 8 दिसंबर 2024 को रशिया चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।